एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन लोग सबसे पहले समझेंगे कि एटम क्या होता है, इसके पार्ट्स, अपन सब पार्ट्स जो होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, बाकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की किसने की थी और न्यूट्रॉन की किसने की थी, इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे और स्पेशली हम फोकस करेंगे डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर। ओके, तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये बात बताई गई थी कि जो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, सपोज ये मेरे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर मैंने ब्रेक किया तो ये फर्दर दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। इसे फिर से मैंने ब्रेक किया तो ये पार्टिकल फिर से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसे डिवाइड करता जाऊंगा तो मेरे पास एक कंडीशन ऐसी आई कि मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल हो जाएगा जिस पार्टिकल को मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। ओके, जब मैं इस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर पाऊंगा तो ये जो पार्टिकल है वो कहलाएगा इंडिविजिबल पार्टिकल। और ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है इसे इन्होंने नाम दिया था, डाल्टन्स ने, एटम। मींस एटम सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि सपोज मेरे पास एक गिलास की रॉड है और एक मेरे पास सिल्क है, सिल्क। सपोज ये है मेरे पास क्या, सिल्क, और ये मेरे पास क्या है, गिलास। तो ये जो गिलास की रॉड है और ये जो सिल्क है, जब इन्हें मैंने आपस में रब कराया, रब कराने से मतलब होता है कि इन्हें आपस में मैंने रगड़ा, रगड़ा। जब मैंने इन्हें आपस में रगड़ा तो ये देखा गया कि ये दोनों पार्टिकल्स मतलब सिल्क और गिलास आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये भी देखा गया कि इस पर कहीं पॉजिटिव चार्ज है गिलास पर, और ये जो सिल्क है इस सिल्क पर नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चीज देखी गई और इसके बाद ये देखा गया कि डाल्टन ने बोला था कि सबसे छोटा जो पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, दैट इज द एटम। लेकिन कहीं ना कहीं ये एटम भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में डिवाइड है। इंडिविजुअल पार्ट के बेस पर एटम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एटम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये जो पार्ट्स इसके बोले गए इन्हें बोला गया सब डिविजनल पार्ट्स। सबसे पहला जो सब डिविजनल पार्ट है इसे बोला गया इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो सब डिविजनल पार्ट था उसे बोला गया प्रोटॉन। और थर्ड जो सब डिविजनल पार्ट है उसे बोला गया था न्यूट्रॉन। तो फिर इनकी डिस्कवरी की थी अलग अलग साइंटिस्ट ने। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की थी 1897 में। और ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड। और ये डिस्कवरी की गई थी 1917 में। और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की गई, इसकी डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने जब ये डिस्कवरी की थी वो की थी 1932 में। ये तीनों ही नाम पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन की किसने की थी और न्यूट्रॉन की किसने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई थी। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के फेल होने के बाद ये चीज पता चली कि एटम फर्दर डिवाइड होता है, वो 3 सब डिविजनल पार्ट में होता है जिसे अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं, राइट। अब इसकी स्टडी के लिए अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था CRT एक्सपेरिमेंट, CRT
एक्सपेरिमेंट। इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट से हमने पता किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। जैसे इस सी का मतलब होता है कैथोड, कैथोड, आर का मतलब होता है रे, और टी मतलब होता है ट्यूब। मींस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इसके एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले अपन को कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे एक तो अपन को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड अपन बोलते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके। तो मतलब हम बोल सकते हैं इट्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड दो तरीके का होता है। पहला जिसे बोलते हैं कैथोड और दूसरा जिसे बोलते हैं एनोड। ये जो कैथोड होता है, इस कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये होता है कैथोड पर, और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में ये इलेक्ट्रोड डिवाइड होता है। तो इलेक्ट्रोड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला कैथोड और दूसरा एनोड। सेकंड थिंग ये कि अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साइड अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल से मतलब ये होता है ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे से दूर भगाएंगे। मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है? और अगर मेरे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो भी ये आपस में क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। राइट? लेकिन अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, मतलब ये आपस में अट्रैक्ट होंगे। ये क्या होंगे? आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो ये होते हैं अट्रैक्ट। बात क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और इनके बीच में अगर सेम चार्जेस हैं तो इनके बीच में लगता है कौन सा? रिपेल फोर्स। और इनके बीच में लगता है अट्रैक्ट फोर्स। क्लियर? अगर अपोजिट चार्ज है। ओके, अब सेकंड पार्ट और समझना। सेकंड पार्ट ये होता है कि अगर मान के चलो कि मेरे पास ये एक कोई गैस है, जैसे हाइड्रोजन है, या मेरे पास हीलियम है, या मेरे पास नाइट्रोजन है, कोई भी मेरे पास गैस है। अब ये जो गैस होती है, ये इस गैस को अगर मैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं, हाई वोल्टेज, अगर मैंने इस गैस को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी मैंने प्रोवाइड की, तो ये जो गैस है, ये गैस अपने दो पार्ट्स में टूट जाती है। एक होता है जिसे बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं अपन नेगेटिव पार्ट। क्लियर? जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को अगर मैंने हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो हाई इलेक्ट्रिसिटी अगर मैंने प्रोवाइड की, तो इसका मतलब ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पर ये एक तो पॉजिटिव पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दूसरा किस में डिवाइड हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट में। क्लियर? ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट इससे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और ये रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। राइट? सिमिलरली नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में N+ अलग हो जाएगा और इससे एक पार्ट अलग हो जाएगा, डेट इज E। ओके, तो इसे अपन समझते हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या किया? मैंने दो पार्ट बोले। पहला मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इधर देखिए, मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड होता है एक कैथोड एक एनोड। ठीक है? दूसरा पार्ट मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं
तो ये आपस में रिपेल करते हैं, मतलब सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। तीसरा मैंने ये बोला कि कोई भी एक गैस है, इस गैस को अगर अपन ने हाई इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी अपन ने प्रोवाइड की, तो ये अपने आयनाइजेशन फॉर्म में आ जाती है। आयनाइजेशन फॉर्म से मतलब ये हो गया कि एक पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा इसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल जाता है, राइट। तो इन 3 पॉइंट्स को जरा याद रखना, क्योंकि इन 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए देखिए, ये मैंने एक गिलास ट्यूब ली। ये किसकी ट्यूब है? पूरी गिलास की ट्यूब। जब ये गिलास की ट्यूब मैंने ली, तो इस गिलास की ट्यूब में एक साइड मैंने लगा दिया कैथोड। कैथोड पे मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। और एक साइड मैंने लगा दिया एनोड। एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और इन दोनों को मैंने एक हाई वोल्टेज से जोड़ दिया, यानी कैथोड को और एनोड को, इन दोनों को मैंने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर लिया। यहां इस गिलास के साथ मैंने लगाया जिसे बोला गया वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप क्या करता है कि इसके अंदर जो गैस होगी, ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर वाली गैस को ये लो प्रेशर पे मेंटेन करता है, लो प्रेशर पे मेंटेन करेगा, राइट। क्या? ये वैक्यूम पंप, राइट। अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैंने क्या माना कि ये जो गिलास ट्यूब है, इस गिलास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन फिल्ड है, तो ये हाइड्रोजन गैस बहुत कम प्रेशर पर होगी, मतलब लो प्रेशर पे होगी। अगर ये लो प्रेशर पर है ये गैस, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसे हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। हाई वोल्टेज, कितना वोल्टेज था? वोल्टेज मैंने ले लिया 10,000 वोल्ट। इतने मैंने वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी मैंने इसे प्रोवाइड की। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन अपने दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ये हाइड्रोजन किस में डिवाइड हो गया? हाइड्रोजन प्लस में, H प्लस, और दूसरा इसमें से नेगेटिव बाहर निकल गया। ये जो ट्यूब है एनोड, इस एनोड को मैंने क्या किया? इसे परफोरेटेड बना दिया। परफोरेटेड से मतलब समझते हो? परफोरेटेड से मतलब हो गया कि किसी के अंदर छेद कर देना। तो ये जो एनोड ट्यूब है, ये देखो, ये है एनोड ट्यूब, ये वाली। तो ये जो एनोड ट्यूब है, इस एनोड ट्यूब को मैंने परफोरेटेड कर दिया। देखो इसमें मैंने गैप बना दिया। तो ये जो परफोरेटेड ट्यूब है, इस परफोरेटेड ट्यूब से मैंने अटैच कर दी एक जिंक सल्फाइड की प्लेट। जिंक सल्फाइड की प्लेट वो प्लेट होती है कि जिस पर जब भी लाइट फेंकी जाती है तो ये चमकती है, मतलब शाइन करती है। क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव आयन है और ये जो नेगेटिव आयन है, इस नेगेटिव आयन को देखा गया कि ये एनोड पॉजिटिव आयन का है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है एनोड पर, और ये जो है ये है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज वाली जितनी भी रेज हैं, ये इस डायरेक्शन से नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन से मूव करने लगा, एक सिस्टमेटिक वे में मूव करने लगा। और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब एक चीज को समझना, हम नहीं जानते थे कि इस पे चार्ज नेगेटिव है, हम नहीं जानते थे। बात क्लियर है? ये बात जैसे मैंने तुम्हें पहले बता दी कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन इससे पहले अपन लोग ये बात नहीं जानते थे। जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस थी, उस हाइड्रोजन गैस को जब मैंने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो ये हाइड्रोजन H प्लस और N इसमें नेगेटिव में ब्रेक हुआ। ये चीज हम नहीं जानते थे, लेकिन हमने एक चीज ये देखी कि कोई तो रे है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब मुझे ये पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई नेगेटिव चार्ज वाली ही रे है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाली रे होती है, इस नेगेटिव चार्ज की रे को बोला गया कैथोड रे। कैथोड रे। तो कैथोड रे की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ये कैथोड से मूव करना शुरू करती है और एनोड की तरफ मूव करती है। जब ये कैथोड रे मूव की, तो यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड की प्लेट थी, ये जिंक सल्फाइड की प्लेट चमकने लगी, शाइन करने लगी। क्लियर?
तो इस रे को तो हमने बोला था कैथोड रे, ठीक है। अब एक चीज और देखी गई कि पहले इसमें हाइड्रोजन देखा गया, फिर इसमें हमने नाइट्रोजन गैस को फिल किया, सिमिलरली अदर गैस फिल की। तो जब हमने अलग अलग गैसेस फिल की तब भी हमने एक चीज देखी कि ये जो जिंक सल्फाइड की प्लेट है ये कहीं ना कहीं शाइन कर रही है। शाइन कर रही है इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक पार्टिकल है जो पार्टिकल नेगेटिव चार्ज का है और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है इसकी सेम प्रॉपर्टी है, मतलब इस सेम प्रॉपर्टी वाले इस पार्टिकल को एक नाम दिया गया, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसे अपन ने डिनोट कर दिया ई माइनस से, ओके। इस तरीके से कैथोड रे को ही कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन रे बोला गया। इलेक्ट्रॉन रे या फिर इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम। अब अपन इस कैथोड रे की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इस कैथोड रे की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अपन ने यही देख ली कि ये कैथोड रे कैथोड से मूव करती है और एनोड की तरफ मूव करती है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो गया? कि ये हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि जैसा मैंने बताया था यहां पर कि कैथोड रे, चाहे आप इसके अंदर ट्यूब के अंदर कोई भी गैस फिल कीजिए, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मींस इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये सेपरेट होगी और ये जाकर के एनोड की तरफ टकराएगी और जिंक सल्फाइड साइन करेगा। इसका मतलब ये जो कैथोड रे होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैस इनसाइड द ग्लास ट्यूब, राइट। अब थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आप किसी भी मटेरियल का ले लीजिए, ये इस चीज पर भी डिपेंड नहीं करती रे कि ये इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का है। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोड की, जैसे एनोड और कैथोड। बात क्लियर है? मैं जिंक सल्फाइड की प्लेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं किसकी? एनोड और कैथोड की। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, तो इलेक्ट्रोड आप किसी भी मटेरियल का ले लीजिए, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स आई कैन से दैट कैथोड रे is independent of electrode material। क्लियर इतनी सी बात? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिएगा जरा। मैंने क्या किया, जैसे ये है, मैंने यहां पे कैथोड लिया, यहां पर मैंने एनोड ली, और कैथोड और एनोड को ये जो ग्लास ट्यूब है इसे अपन बोलते हैं सीआरटी, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर मैंने इसे बंद कर दिया। जब इसे मैंने बंद किया, अब मैंने हाई इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाई वोल्टेज मैंने इसमें प्रोवाइड किया तो इसके अंदर जो गैस होगी वो गैस डिवाइड हो जाएगी। और अब इसमें से ये जो एनोड है, एनोड के पास कौन सा चार्ज होता है? एनोड के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इस पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन में मूव करेगी एनोड की तरफ। तो एनोड की तरफ जब ये मूव करेगी तो यहाँ एनोड की जो एनोड है, इलेक्ट्रोड है, इसमें हमने एक छोटा सा होल कर दिया, जैसा कि मैंने वहां पे भी किया हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में भी मैंने बोला था कि ये परफोरेटेड है, तो यहाँ पे मैंने होल कर दिया। अब इस होल से होकर के ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है। क्लियर?
जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से होकर के पास हुई, अब क्या देखा गया कि मैंने दो टाइप की यहाँ पे फोर्सेस लगा दिए। एक तो मैंने ये लगा दिया कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज, और एक लगा दिया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जहां पे होता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस ट्यूब के अंदर क्या था, एक नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रिसिटी इनके बीच में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। तो किसके बीच में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और एक मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर ये जो एन एस है इसे कुछ समय के लिए भूल जाओ, एन एस अभी नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेट है और ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक, मैंने क्या किया कि जब यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये डाइवर्ट हो गई। यानी ये कहां पे पहुंच गई, पॉइंट ए पर। ये डाइवर्ट कहां पे हो गई, पॉइंट ए की तरफ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड मैंने लगाई। अगर इसकी मैंने इलेक्ट्रिसिटी की स्ट्रेंथ में और बढ़ाता तो ये और ज्यादा डाइवर्ट कर जाती, और स्ट्रेंथ बढ़ाता तो और ज्यादा डाइवर्ट करती, समझ रहे हो। और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम करूं, इस पॉजिटिव की को, तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये यहाँ पे ए वाला पॉइंट जो यहाँ पर है वो वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर और स्ट्रेंथ कम कर दूंगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं। अब ये तो मैंने कब देखा, जब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा रहा हूं, रिमूव कर दी मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, केवल मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को लगा रहा हूं। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो मैंने ये चीज देखा कि ये जो बीम है, ये बीम डाइवर्ट हो रही है पॉइंट सी की तरफ। तो जितना मैं ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाता जा रहा हूं, उतना ही ये डाइवर्ट होती जा रही है किसकी तरफ, सी पॉइंट की तरफ। क्लियर। तो अगर मैं स्ट्रेंथ इसकी कम करता जाऊंगा तो यही सी वाला पॉइंट मेरा ऊपर बी की तरफ मूव करता जाएगा, और स्ट्रेंथ में बढ़ाता जाऊंगा तो ये इतना ही डाइवर्ट होता जाएगा, मतलब बाहर की तरफ भागेगा, सी पॉइंट डाउनवर्ड आएगा। क्लियर। अगर यहां पे मैंने केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो, और अगर मैंने इन दोनों फील्ड को मैंने लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लगाया मैंने और मैग्नेटिक फील्ड को भी लगाया, और इन दोनों की स्ट्रेंथ भी मैंने सेम कर दी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो इसकी स्ट्रेंथ, और ये एन और एस पोल, इन दोनों की स्ट्रेंथ, अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ मैंने सेम कर दी, तो सेम स्ट्रेंथ पर ये चेक किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट जा रही है और स्ट्रेट जाकर के पॉइंट बी पर टकरा रही है। ओके, मतलब इन दोनों की स्ट्रेंथ अगर सेम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन की बीम को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की बीम को अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों फील्ड को मैं हटा दूं, किसे, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। ओके, मींस आई कैन से पॉइंट है ये अपना फोर्थ फोर्थ पॉइंट बोलता है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, the electron beam moves in a straight line। क्लियर। और जितनी इनकी स्ट्रेंथ होगी उतना ही इनमें डाइवर्जन होगा। ओके,
अब अपन पढ़ते हैं चार्ज टू मास रेशियो, ये वाला डायग्राम। एक बात बताओ कि अगर ये मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं एक तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ये मूव डाइवर्ट होती चली जाएगी। तो पहली बात तो कि चार्ज पे ये डिपेंड कर रही है। दूसरी बात ये, चार्ज बोला जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है यही चार्ज है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है मास। अगर मान के चलो कि इसका मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा होगा तो ये वाली बीम जो अभी ए पॉइंट पर है ये यहां पर कहीं होगी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट पर होगी। अगर इसका मास ज्यादा है तो ये क्या करेगी, यही वाली बीम यहाँ कहीं होगी। अगर मास और बढ़ा दिए इसका पार्ट इसका तो फिर ये वाली बीम यहाँ पे होगी। और ज्यादा मास बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर होगी। बात समझ रहे हो? तो जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना डाइवर्जेंस यानी डिफ्लेक्शन कम होगा। डिफ्लेक्शन मास बढ़ने पर कम होता है अगर मास इंक्रीज है तो। क्लियर? दूसरा देखो, अगर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अगर ये चार्ज इंक्रीज हुआ इसका मतलब ये है कि इसका डाइवर्जेंस भी इंक्रीज होगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही ये पॉजिटिव आयन की तरफ ऊपर जाएगा। मतलब चार्ज अगर बढ़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो ये आयन ए पर ए यहाँ पे होगा, ऊपर हो जाएगा। और अगर चार्ज और ज्यादा होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ये ए पॉइंट यहाँ पर होगा। क्लियर हुई? तो चार्ज का मैग्नीट्यूड किस बेस पे बढ़ रहा है, सॉरी ये चार्ज है ना, चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है ए पॉइंट उतना ही डिफ्लेक्ट ज्यादा कर रहा है। बात क्लियर है? तो अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज। क्लियर? तो चार्ज टू मास रेशियो इन्होंने डिटरमाइन किया। ये चार्ज टू मास रेशियो किसने डिटरमाइन किया था? ये डिटरमाइन किया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। जे थॉमसन ने जब ये चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन किया तो इस चार्ज टू मास रेशियो से एक बात क्लियर हुई कि अगर चार्ज E और मास m है, इलेक्ट्रॉन का मास मैंने me मान लिया, इन दोनों का रेशियो जब कैलकुलेट किया गया तो इन दोनों का रेशियो डिटरमाइन होकर के आया था 1.7588 इंटू 10⁻11। अब अगर इसमें से मुझे चार्ज का या तो मैग्नीट्यूड पता चल जाए या फिर मास का मैग्नीट्यूड पता चल जाए, इन दोनों में से अगर कोई भी एक पता चल जाए तो मैं दूसरा मैग्नीट्यूड अपने आप डिटरमाइन कर लूंगा। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है R.A. मिलिकन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोला गया मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज है इस चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे ही ये चार्ज पता चल गया तो यहां से अपन ने इलेक्ट्रॉन का मास डिटरमाइन कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना आया, m इज इक्वल्स टू, मास यहां से कैलकुलेट हुआ, देखो चार्ज की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो यहां कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.7588 इंटू 10⁻11। और इसे जब देखा गया तो ये इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करने पे आया था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर? तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता चला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया था R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और ये जो है इन दोनों का रेशियो डिटरमाइन किया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इसे कब डिटरमाइन किया था? ये किया था 1897। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो आज के लिए थैंक यू।